बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली सैयद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और आपको खैर आफियत से होना चाहिए। अपने प्यारों को संभाल कर रखें। इस वक्त मानसून के स्पेल्स जारी हैं और हम जब भी शो स्टार्ट करते हैं कोई ना कोई ऐसे वाकयात हमारे सामने होते हैं जो आपसे शेयर करने पड़ते हैं, बहुत ही नाखुशगवार होते हैं। हमने गुज़िश्ता 2 शोज़ में बुनेर और सवाबी का जिक्र किया, कल कराची का भी जिक्र हुआ, लेकिन आज सिर्फ कराची की बात करेंगे क्योंकि वहाँ पर बारिश से जो तबाहकारियाँ हैं वो सबके सामने हैं और मौसमियाती तगय्युरात के असरात हमारे सामने आने लगे हैं। कराची की अगर बात करें तो कराची में 245 मिलीमीटर तक बारिश बताई जा रही है और यहाँ पर इतनी बारिश के बाद जो सड़कें अक्सर नदी नालों का ही मंजर पेश करती हैं और इससे पहले भी गुज़िश्ता कई सालों में यहाँ पर बारिशें होती रही हैं, लेकिन कलई खुल गई है हुकूमत की। यहाँ पर इंतजामात अभी भी देखने में आ रहे हैं, पेशगोइयाँ भी मौजूद थी, बताया भी जा रहा था कि बारिश होगी, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि तैरती हुई नजर आई हैं गाड़ियां। सबके सामने आ गई कि क्या तैयारियां की गई थी। और कराची में तो वैसे भी अगर थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती है तो उसके बाद भी जो सड़कें हैं वहाँ पर पानी ज़रूर इकट्ठा होता है। तो जब इतनी ज़्यादा शदीद किस्म की तेज़ बारिश हुई तो उसके बाद की जो सूरत हाल थी वो इंतहाई वर्स थी। बहुत सारे लोग बहुत सारा वक्त फंसे रहे सड़कों पर और ऐसी जगहों पर जहाँ से कोई निकलने का रास्ता नहीं था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था। मुल्क भर में जैसे हम बात कर रहे हैं मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात हैं। कराची में जिस तरह से हमने कल देखे हैं, हम सब ने देखे हैं और जिन्होंने महसूस किए हैं वो तो बड़ा ही बुरी सिचुएशन में है। कहीं लैंडस्लाइडिंग हो रही है, कहीं सैलाबी रैले हो रहे हैं पूरे मुल्क में। और शहर कायद में ये पहली बारिश थी तेज अली जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, उससे पूरा कराची ही डूब गया है और सियाह तरीन दिन कह लें तो ये कहना भी जायज़ ही होगा क्योंकि मुतादिद इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल देखने में आई। सड़कें तालाब का मंजर पेश करती नजर आई, गाड़ियां कश्तियों की तरह पानी में बहती हुई नजर आई। कई जगहों पर तो गाड़ियां पानी के नीचे बिल्कुल डूबी गई, पता ही नहीं चल रहा था यहाँ गाड़ियां भी हैं। पानी घरों में भी दाखिल हो गया और बारिश के बायस शहर के 600 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए, जो सबसे बड़ा अलमिया है कि बिजली भी बंद हो गई और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हुआ। इत्तलात के मुताबिक बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में अब तक 9 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं और आइंदा मजीद 2 दिन तक मजीद बारिश का इम्कान भी बताया जा रहा है। और बारिश गुज़िश्ता रोज़ होने वाली जो थी, इतनी ज़्यादा बारिश जो है वो उससे भी मजीद ज़्यादा हो सकती है जो आगे 2 दिन बारिश होनी है। तो हुकूमत ने बारिश के बायस आज सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान भी किया है। ये सारी सिचुएशन है जिस पर हमने बात करनी है। बिल्कुल। और आफ्ताब खान कराची, इसके साथ यासीन जबलपुरी हमारे साथ हैं और साथ ही तर्जुमान सिंध हुकूमत भी सादिया जावेद भी हमारे साथ हैं। सादी साहब, आपकी इजाज़त से पहले अपने नुमाइंदगान से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। आफ्ताब, बताइएगा कि इस वक्त आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुंची हैं, पानी सड़कों से निकाल लिया गया क्या? पोश इलाकों की बात करते हैं। पोश इलाकों की मैं इस सेंस में कहना चाहूँगा कि कल जो कुछ हुआ कराची के शहरियों के साथ और कराची के शहरियों पर जो बीती है दिन भर और उसके अलावा रात गए तक, यानी इस तरह के भी वाकयात हुए हैं कि लोग आज सुबह अपने घरों को पहुंचे हैं फैमिलीज के साथ। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि बादराबाद तारिक रोड जो है ये पोश इलाका है कराची का, और वहाँ का जो अंडरपास था उसमें कई गाड़ियां नीचे बंद खड़ी हुई और वो पानी से लबालब भरा हुआ। पीछे जो है लोग जो है जिस तरह जब मुतबादिल रास्ते की तरफ दौड़े, ये मैं रात की बात कर रहा हूँ, कोई 2 बजे की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब वो वापस निकले तो एक जमे गफीर था, उस सड़क के ऊपर जो है जेल रोड तक जो है वो लंबी गाड़ियों की कतारें थी। अच्छा, जो अब बारिश के इल्जाम की अगर आप उस सेंस में बात कर रहे हैं तो कल कराची की सड़कों पर जब ये तमाशा लगा हुआ था तो किसी किस्म का हुकूमती नुमाइंदा या उनके जो एहलकार है, टीम है जो पानी की नक्काशी को मुमकिन बनाती है, वो किसी तौर में वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे। जो दोपहर से शाम तक का जो स्पेल हुआ 2-2.5 घंटे का कराची में, वो मुसलसल जारी रहा और इस दौरान जो हमने ये देखा कि लोग जो है वो अजियत के शिकार रहे, ट्रैफिक जैम में भी फंसे रहे, क्योंकि लोग जो है जब सुबह अपने घरों से निकले हैं कामों के लिए, उनको ये कतई अंदाजा नहीं था। ये इम्कान तो जाहिर किए गए थे कि बारिश होगी, लेकिन जिस नैज की बारिश हुई उसके बाद ये आज के लिए और यानी बुध और जुमेरात के लिए थी, लेकिन वो सिस्टम ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया क्योंकि बहरहाल आपके बिल्कुल दामन में कराची के जो है वो साथ जुड़ा हुआ जो है, कराची के अंदर ही समंदर मौजूद है, तो वो किसी किस्म की मुहिमजोई जो है ये एक आम सी बात है। तो कल जो है कराची के साथ जब ये सब सारा चल रहा था, बिल्कुल भी इकदाम ऊंट के मुंह में जीरे जितने भी नहीं थे और जिसके नतीजे में सारी सूरत हाल
आपको मैं एक बताता चलूं कि जुलाई से जो हमारे पास सिस्टम अप्रोच होते हैं तो उससे 2 महीने पहले से नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया जाता है, जो कि इस दफा में नजर नहीं आए और जो सब खमाजर का शहरी ने बुक था। जी ठीक है, यासीन जबलपुर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यासीन, एक तो बताइएगा आप किस जगह पर मौजूद हैं और बज़ाहिर तो लग रहा है कि जहां आप मौजूद हैं वहां पर रोड्स को क्लियर कर लिया गया है, पानी उतर चुका है वहां से। देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं कयूमाबाद चौरंगी पर, जहाँ पर जो है वो रोड तो क्लियर कर लिए गए, ताम चौरंगी के जो है वो चारों तरफ जो है वो पानी इस वक्त भी जो है जमा है और लोगों को मोटरसाइकिल सवार छोटी गाड़ियाँ जो है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची में कल जो है चंद घंटों की होने वाली मूसलाधार बारिश ने जो तबाही मचाई है वो जो है वो इस हालत थी कि इस कराची को अगर आफत ज़दा शहर करार दिया जाए तो कुछ कहना कम नहीं होगा, क्योंकि कराची की जो सूरत हाल हुई है कल, जो पोश इलाका जो अपना जो देही इलाके हैं जैसे मलीर है और दीगर इलाके हैं, उन समेत जो है वो कुछ इलाके भी जो इससे बच नहीं सके। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है, किसी किस्म का निकासी का कोई निज़ाम नहीं था। जो तमाम नाले थे वो चौक हो गए। जो गुज़िश्ता 2 माह से जो है वो ये कहा जा रहा था जी कि बारिश के लिए रेन इमरजेंसी कायम कर दी गई है और उसके लिए फंड जारी कर दिए गए हैं। जो तमाम टाउन है उनको जो है वो हमने फंड दे दिए हैं कि ताकि सफाई करवाएं और नाले जो है वो खुलवाकर जो है पानी की निकासी को बेहतर बनाए। ताहम कल जो है वो इनका पोल खुल गया, किसी किस्म की नाले की जो है सफाई नहीं की गई थी, नाले जो है चौक पड़े हुए थे। कल की होने वाली बारिश जो है उससे लोगों को जो है वो घंटों जो है पैदल मुसाफत करके अपनी गाड़ियां उसी मुकाम पे पानी में डूबी हुई हालत में छोड़कर पैदल जो है वो घर पहुंचे। जो शाम को 5 बजे ऑफिस से निकले थे वो रात को 3-3, 4-4 बजे जो है वो अपने घरों को पहुंचे। जहां तक बात की जाए मोबाइल फ़ोन की तो उसके जो है वो सिग्नल जो है नहीं आने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो सिग्नल थे वो बिल्कुल बंद हो गए थे। लोगों को जो है वो अपने घरों में राब्ता करने के लिए या मदद के लिए राब्ता करने के लिए बंद करना पड़ा। रेस्क्यू की जो टीमें थी उन्होंने अपनी सर्विस मुअत्तल कर दी थी, एम्बुलेंस सर्विस मुअत्तल कर दी थी, जिसकी वजह से मरीजों को भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो प्राइवेट एम्बुलेंस थी उन्होंने मुंह मांगे पैसे लेकर जो है वो मरीजों को शिफ्ट किया है, जबकि सड़कों पर जो है वो जो हालत थी वो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन, आपने अपडेट किया है। सादिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत। सादिया साहब बताइएगा कि हमने 1992 की एक तस्वीर देखी जो अभी वायरल हो रही है और उसमें भी ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं। 33 साल गुजर चुके हैं, कराची में ऐसी सूरत हाल पैदा होती है और हम देखते हैं कि जब तक के नुकसानात हो ना जाएं उसका अजाला शुरू नहीं होता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी तैयारी पहले से शुरू कर ली जाए? थैंक यू वेरी मच। देखें, अगर ये कहा जाए कि तैयारी नहीं थी तो ये बिल्कुल गलत बयानी से काम लिया जाएगा। आपके रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया, बिल्कुल ठीक है कि कराची में कल शहर की सड़कों पर पानी जमा हुआ, लेकिन देखें जो कराची की ड्रेनेज सिस्टम की कैपेसिटी है वो 40 मिलीमीटर्स है और कराची में कल 2.5 घंटे में 245 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। इतनी बरसात की ना मेट ऑफिस ने प्रेडिक्शन की थी। उन्होंने कहा था कि बारिश होगी, आपके एक नुमाइंदे ने खुद बताया कि ये कल की प्रेडिक्शन थी। और ये पूरी दुनिया में जब तक बारिश रुकेगी नहीं, जब तक जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं या वाटर बोर्ड का अमला है, सॉलिड वेस्ट का अमला है, ट्रैफिक पुलिस है, कोई भी अमला जो है वो कोई इमरजेंसी सर्विसेज शुरू नहीं कर सकता। जैसे ही कराची में बारिश रुकी है, आपके एक नुमाइंदे ने कहा कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का कोई नहीं, मेयर कराची मुर्तजा वहाब रोडों पर मौजूद थे और उन्होंने मुख्तलिफ जो लोग ये दावा कर रहे थे कि जी कराची के, देखें कराची के जो मेन ड्रेनेज सिस्टम है जो कराची के मेयर के अंडर है, उन्होंने उन तमाम ड्रेनेज पॉइंट्स का मुआयना किया, वो कोई चौक नहीं थे। अच्छा, फिर एक जो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग ये बात नहीं
जानते हैं उनके लिए कि कराची शहर समंदर के किनारे आबाद है। जब 8 बजे के बाद लो टाइड्स की तरफ समंदर गया है तो बहुत तेजी से कराची शहर में डिफेंस, क्लिफ्टन, मलीर का जो पानी है जो समंदर में गिरता है वो बहुत तेजी से शहर से पानी ड्रेन आउट हुआ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि जी कराची का पूरा पानी निकाल दिया गया है, तमाम रोडें, लेकिन हाँ इस वक्त कराची का 80% पानी निकाल दिया गया है। कराची की जो मेन आर्टरीज कल 3 घंटे की जो वो बारिश थी उसने बिल्कुल शहर की सारी मेन आर्टरीज को चोक कर दिया था, क्योंकि उसकी डेंसिटी कराची शहर की या मेरे ख्याल से पाकिस्तान के किसी शहर की इतनी डेंसिटी नहीं है कि 245 मिलीमीटर की जो बारिश थी, जो वॉल्यूम था बारिश का, और वो एक रफ्तार से बरस रहा था। तो देखें तकलीफें हुई हैं जिसके लिए बिल्कुल सिंध हुकूमत फिर रात को चीफ मिनिस्टर साहब, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर वो सब सड़कों पर थे, उन्होंने विजिट किया है जहां जहां जरूरी था कि अहकामात जारी करने थे, इमरजेंसी सर्विसेज को एक्टिव करना था, वो थी एक्टिव, लेकिन उनको मजीद फाल किया गया। बिल्कुल लोगों को तकलीफें हुई क्योंकि इतनी बारिश थी कि ना कराची की सड़कें ना कराची के लोग उसके लिए तैयार थे, और बिल्कुल और उसकी वजह से लोग ट्रैफिक में फंसे। लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की मदद की है, पुलिस रोड पे थी, फाल थी, आपके टीवीज ये विजुअल्स चला रहे थे और मैं खुद भी निकली थी। लेकिन बिल्कुल जो बारिश का वॉल्यूम था उसको अगर हम कहें कि जी ह्यूमनली कंट्रोल किया जाता, ह्यूमनली तो कंट्रोल नहीं हो सकता, अल्लाह की तरफ से बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि ये क्लाइमेट चेंज, देखें ये लोग कहते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज पे ब्लेम डाला, नहीं, ब्लेम नहीं डाला जाता, लेकिन आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं रहमान साहिबा ने खुद यही बात की थी कि सब कुछ हम क्लाइमेट चेंज पर डालकर खुद खामोशी से नहीं बैठ सकते, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी और इंतजाम। आप कह रही हैं कि 80% तक जो रोड्स है, जो पानी है उसे निकाल लिया गया है, वो क्लियर कर दी गई हैं। मैं ये नुमाइंदे आफ्ताब खान अभी हमारे साथ ही मौजूद हैं। आफ्ताब, आपने सुनी है सादी साहिबा की बातें, और वो यही कह रही हैं कि पहले से पेशगी इंतजाम थे और नालों की सफाई का भी मुकम्मल बंदोबस्त था और कहीं पर कोई चौकिंग नहीं थी। तो आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इसके बरक्स, जो रोड्स हैं जहां पर आप मौजूद हैं, 80% जो है रोड्स अगर क्लियर कर ली गई हैं तो फिर तो शहरियों के लिए आसानी वाली बात है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इस तमाम मामले पे ये कहना चाहूँगा कि सवाल ये बनता है कि कराची को जब आप ये दर्जा देते हैं कि वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कराची रोशनियों का शहर है, और आप उसको पाकिस्तान के हब कहते हैं, और फाइनेंशियली जो सारी चीज़ें लुक आफ्टर करने के हवाले से, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो अरबों का फंड जो पिछले, देखे हम हर दफा ये सवाल करते हैं, बल्कि मैं बजाते खुद ये बबांगे दौल ये बात करता हूँ कि सीएम सिंध से मैं मज़ार कायद पे हमेशा ये सवाल करता रहा हूँ, मैं शहर की सड़कों की अस्तरकारी की बात करता रहा हूँ, मैं शहर के निज़ाम की बात करता रहा हूँ कि शहर, इस शहर को सर निज़ाम क्या जी 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 ये सारी जो सूरत हाल है ये हमेशा पूछते रहे, मैं बार पूछता रहा, बारहा मैं पूछता रहा। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कराची जो है सिर्फ शारा फैसल नहीं है, कराची बाबा कौम के जाए पैदाइश वजीर मेंशन के पूर्व जवार से शुरू होके गडाब टाउन और उसके आगे नूरियाबाद तक कराची है, और ये कराची बहुत बड़ा शहर है। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं केमाड़ी के लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं लियारी के लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं बल्दिये के लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं सरजानी की बात कर रहा हूँ कि जो कल लोग डूबे, मैं फिरदौस कॉलोनी के उन घरों की बात करता हूँ जिनके रिहायशी ब्लॉक्स के अंदर पानी दाखिल हुआ, वो नाले ब्रेक मार रहे थे। और सादिया साहबा जी ये बात कर रही है नालों की सफाई की, 2 महीने पहले इंतजाम इससे पहले चंद सालों में किए जाते रहे, इस मरतबा सफाई नहीं हुई। उसकी वजह ये हुई कि कराची में चूंकि बारिशें नहीं हो रही थी 2 साल से, तो सिंध गवर्नमेंट को या जो हुकूमती नुमाइंदे उनको ये लगा कि इस दफा भी सिस्टम जो है वो निकल जाएगा। बिल्कुल, 2 साल का वक्फा और उसके बाद दोबारा ये बारिश हुई है। तो सादी साहिबा
एक बात मैं ऐड करूं, कराची शहर देखें, सिंध गवर्नमेंट और कराची में फाल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद है। कराची में मुर्तजा वहाब बहुत फाल मेयर है, लेकिन वो सिर्फ 33% कराची को जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ ये काम होगा और ये नहीं होगा, क्योंकि कराची में 6 कंटोनमेंट्स मौजूद हैं। कराची में जो कल एयरपोर्ट का इलाका डूबा है वो सिंध गवर्नमेंट की हुदूद नहीं है, लेकिन हमने ये बात नहीं की है। फेडरल गवर्नमेंट का इस बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, लेकिन कोई ये कहे कि इस शहर को हम सिंध हुकूमत ने लावारिस छोड़ा, नहीं। कल सिंध हुकूमत ने इस शहर को, या पहले सिंध हुकूमत ने कभी इस शहर को लावारिस नहीं छोड़ा, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट की इस शहर में फेडरल एजेंसीज के जैसे केपीटी का इस शहर में स्टेक है, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट इस शहर में जीरो है। अगर कंटोनमेंट से बात करें, ये कहते हैं शाराय फैसल कराची नहीं है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, शाराय फैसल कराची नहीं है, लेकिन वो कराची की मेन आर्टरी है, लेकिन वो मुर्तजा वहाब के अंडर नहीं आती, वो कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंडर आती है। लेकिन आपने कल किसी कंटोनमेंट बोर्ड की गाड़ी सड़क पे देखी थी? नहीं देखी थी। सिंध हुकूमत की गाड़ियां, आप सही कह रही हैं, हमने मुर्तजा वहाब साहब को भी फिर बाद में देखा। सादी साहिबा, चलें ये तो गुजर गया, जो आगे आने वाले दिनों में बताया जा रहा है, जो अगले 2 रोज तक बारिश होनी है, वो इससे ज्यादा शदीद और ताकतवर स्पेल होगा, तो उसके लिए कोई पेशगी इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि उसमें इस तरह का नुकसान ना हो सके और उससे बचा जा सके। और इसमें मैं ऐड करता चलूं, मुर्तजा वहाब साहब की आपने बात की, मुर्तजा वहाब साहब की जानिब से कहा गया था कि आज तैयारी की गई है, तो वो तैयारी के भी हवाले से बताइएगा कि क्या तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, एक तो इसीलिए कल सिंध हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने रात को देर से शहर में छुट्टी का ऐलान किया, क्योंकि ये जो कल लोग फंसे थे, मर्द और हजरात, वो यही प्रॉब्लम थी कि वो अपने दफातर में थे और एकदम से शहर में अचानक इतनी तेज बारिश का स्पेल आया कि जिसकी वजह से लोग स्टक हो गए। तो इसीलिए आज सिंध हुकूमत ने छुट्टी का ऐलान किया। तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और बिजनेसेस को बंद किया गया है कि लोग अपने घरों में महफूज रहें, वो बाहर ना निकलें, क्योंकि ट्रैफिक में फिर फंस जाएंगे। और क्योंकि जो प्रिडिक्शन है, आप लोग खुद बता रहे हैं कि 2 दिन की प्रिडिक्शन है। बाकी पीडीएमए और सिंध गवर्नमेंट की जितनी हैवी मशीनरी है, जहां रोडों को फौरी तौर पर रिस्टोर करना है, उस पर रात से काम हो रहा है। जहां आपके देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि पानी खत्म हो गया, लेकिन हाँ, उस तरह पानी इस वक्त मौजूद नहीं है। रात को पानी ड्रेन हुआ है। अगर वो ड्रेनेज सिस्टम, जो मेन ड्रेनेज सिस्टम था, अगर वो काम नहीं कर रहा होता तो फिर पानी कैसे ड्रेन होता, उसको मॉनिटर किया जा रहा है। इस वक्त जो है वो बिल्कुल केएमसी, सिंध गवर्नमेंट, जितने सिंध हुकूमत के अंडर इदारे हैं इमरजेंसी सर्विसेज के, उनकी छुट्टियां मनसूख हैं, वो हाई अलर्ट पे हैं और सीएम साहब इस सारे मामले को खुद मॉनिटर कर। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया जावेद, आपने इस वक्त जो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है वो उनकी तैयारियों के हवाले से बताया। और आज भी प्रेडिक्शन है कि आज कल से ज्यादा बारिश होगी, और खुदा न खास्ता अगर ये 1 हफ्ते पर मुहित हो गई तो क्या 1 हफ्ते छुट्टी दे दी जाएगी? तो यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग का भी जो है उसमें भी इजाफा करने की ज़रूरत है। और जहाँ पर 40 मिलीमीटर की कैपेसिटी है, उसको 40 से तकरीबन 100 के करीब अगर कर दिया जाए तो यहाँ से जल्दी ड्रेनेज हो जाएगा और बेहतरी की सूरत हाल की तरफ कराची का शहर चला जाएगा। शहर कायद की ये सूरत हाल बार बार नहीं होनी चाहिए। हम ब्रेक के बाद हासिल। वेलकम बैक। चलें एक खुशखबरी भी शामिल करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहा है और गुज़िश्ता रोज मार्केट ने एक और तारीखी संगे मील अबूर किया है। 100 इंडेक्स 1,50,000 का संगे मील अबूर कर गया है। इस पर हमने बात करनी है, जिसके लिए डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? थैंक यू सो मच, आई एम वेल। डॉक्टर साहब, हम गुज़िश्ता साल 28 नवंबर को इस पर खुशी मना रहे थे कि 1 लाख पॉइंट्स हम अबूर कर रहे हैं। अब तो 1.5 लाख अबूर हो गया है। कैसे हो पाया ये सारा? So first of all, good luck to all the people who've made money. हमें ये भी समझना है कि पैसे बनाना अच्छी चीज है, प्रॉस्पेरिटी आती है। अगर चाइना में लोगों ने पैसे बनाए हैं,
अमीर हुए हैं तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हुआ है और वो पॉवर्टी से निकले हैं। पहली तो ये बात है। कोई भी स्टेट पैसे देकर किसी को अमीर नहीं कर सकती या प्रॉस्पेरिटी नहीं ला सकती, ये जब तक प्राइवेट सेक्टर में कारोबार नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा, सर्विस नहीं होगी। जो स्टॉक मार्केट है 2023 में 40,000 की सतह पर थी, जो आज 1.5 लाख की सतह कर जो टेस्ट हुई है। तो ये मुझे रिमाइंड करता है 2001 का, जब 1,000 की मार्केट थी और फिर 2007 में 15,000 पे चली गई थी। तब भी ऐसी ही एक स्टेबिलिटी आई थी, एक थोड़ी सी रमक आई थी मार्केट में। जो मार्केट बड़ी है उसका सबसे बड़ी बात यह है कि डिफॉल्ट लेवल्स पर ट्रेड कर रही थी। आईएमएफ की एंगेजमेंट होती है, आईएमएफ लेड स्टेबिलिटी आती है, आईएमएफ सपोर्टेड स्टेबिलिटी आती है, एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है रिजुविनेट होता है। शेयर्स ऐसी सतह पर ट्रेड कर रहे थे जो कि उनकी अर्निंग्स ग्रोथ है वो उसको दिखा नहीं रहे थे, कि जो अर्न कर रहा है, मसलन जो आपका चैनल अर्न कर रहा है और जो उसका शेयर डिपेक्ट कर रहा है, यानी कि जो प्राइस टू अर्निंग, जो शेयर प्राइस टू अर्निंग्स थी वो 3 के करीब थी। पाकिस्तान का मल्टीपल 8 के करीब रहा है नॉर्मली। आज मार्केट री रेट होके 8 पे आ गई है। इस वक्त जो मार्केट की ओवरऑल हुजम है या कैपिटलाइजेशन जिसको कहते हैं, वो तकरीबन 63 अरब डॉलर की है। ये भी याद रखिए कि 2017 में यही मार्केट 100 अरब डॉलर की थी। रुपया भी उस वक्त स्ट्रॉन्गर था। फिर एक जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने आपको री रेट किया, उससे एक इन्वेस्टर इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस भी आता है। So all these factors put together, again good luck to all the 300-400,000 people। छोटी मार्केट है, ये भी याद रखिए। 3-4 लाख इन्वेस्टर है, कुछ नया भी आया है, कहते हैं 50-60-70 हजार नए इन्वेस्टर भी आए। गुड लक टू ऑल ऑफ देम। मार्केट री रेट हो गई है, अब रिफ्लेक्ट कर रही है ग्राउंड रियलिटीज को, शॉर्ट टर्म मैक्रो स्टेबिलिटी जो मुल्क ने हासिल कर ली है, जिसका मतलब है बैरूनी खसारे थोड़े संभल गए हैं, थोड़ा सा इन्फ्लेशन लोगों के लिए, यानी कि अफरात ज़र वैसी नहीं है कि कीमतें 30-30% बढ़ रही हों, वो ठीक हो गया है। थोड़ा सा जो खसारा है खर्च करने में और जो कमाने में, वो कम हो गया है वफाकी हुकूमत का। पर इसका कतई तौर पे आखिरी जो बात इस पे करूंगा, ये मतलब नहीं है कि जो देरीना मसाइल गवर्नेंस के हैं, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के हैं, एनर्जी सेक्टर को ठीक करने के हैं, प्राइवेटाइजेशन के हैं, इकोनॉमी को खोलने के हैं, यानी कि डीरेगुलेट करने के, वो अपनी जगह आज भी कायम है। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये बढ़ोतरी का सफर तो जारी है 8-9 महीने से। काफ़ी पॉजिटिव जो न्यूज़ है वो इससे सुनने को मिल रही है, लेकिन एक जो गरीब आदमी है, एक आम आदमी है, उसका सवाल वहीं का वहीं है। तो इस बढ़ोतरी से एक आम आदमी को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, अगर तो ये जो स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं ना, और जरा ज्यादा जो इकोनॉमिक जार्गन है उसमें कह देते हैं मैक्रो स्टेबिलिटी, इसका जो सबसे बड़ा असर इस वक्त ऑल ओवर पाकिस्तानियों पे पड़ा है इज द फॉलोइंग। 2023 में कीमतें बढ़ी 30% के करीब, फिर बढ़ी 2024 में 24%। अब आप खुद सोचिए कि आप बाजार जाती हैं, पहले 100 रुपए की चीज 129 की हुई, फिर उसके ऊपर 24% बढ़ गई। अगर 2025 में भी फिर 25% बढ़ जाती तो आपकी तो जो कुव्वत खरीद है वो बिल्कुल टूट जाती। तो जो आम आदमी पाकिस्तान का है, यानी कि लोअर मिडिल इनकम अर्नर, मिडिल इनकम अर्नर, लोअर अर्नर, उस पर यह फर्क पड़ा है कि उस तरह कीमतें नहीं बढ़ रही जैसी 2 साल पहले बढ़ रही थी। ये सबसे ये एक जैसे कहेंगे ना इम्पोर्टेंट असर है। दूसरा असर यह है कि अगर थोड़ी सी रिवाइवल होता है पाकिस्तान इकोनॉमी का, तो जो आपका भाई, आपकी बहन जॉब के लिए मार्केट में आते हैं, उम्मीद ये करते हैं कि उनको सबको तो नौकरी नहीं मिलेगी। अभी भी देखिए ना, 2-2.5 मिलियन लोग, 25 लाख पाकिस्तानी नया जॉब को एंटर करता है हर साल। दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। वो नौकरियां तो नहीं निकल रही, पर अगर 5, 8, 10 लाख नौकरियां निकल रही हैं तो कुछ लोग अकोमोडेट होना शुरू होंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि पाकिस्तान के पास आज से अच्छा नादिर मौका नहीं आया। इसमें 2 चीजें और भी आप ऐड कर लें, जो 10 मई का वाकया हुआ और फिर जो यूएस के साथ अब एंगेजमेंट है। बिल्कुल, आपसे यही पूछने वाला था डॉक्टर साहब, यही पूछने वाला था कि अब जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजर्बा है और किसी एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। तो इस पॉलिसी से, इस फॉरेन पॉलिसी से क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और हम कैसे इस सिचुएशन में आ सकते हैं कि हम बेहतर डील्स कर पाएं और बेहतर मुआहदे करने की सूरत हाल हो? पाकिस्तान को सबको समझना है कि यूएस एंड चाइना इज नॉट एन एंड रिलेशनशिप, sorry, it's not an or relationship, it's an and relationship. You have a friendship with China जो बहुत अच्छी है, इन्वेस्टमेंट भी उनकी आई है, डेट्स भी उनसे लिए हैं, BRI भी चल रहा है। अमेरिका उसी तरह हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ये जो चाइना एंड यूएस के साथ एक हमारा ताल्लुक है,
हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा है अमेरिका में, हमारी 6-7 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है अमेरिका में। सो वो भी एक हमारा मिलिट्री रिलेशनशिप है, काउंटर टेररिज्म पे रिलेशनशिप है। सो दोनों के साथ दिस इज नॉट एन और रिलेशनशिप, दिस इज एन एंड रिलेशनशिप। सो उसको अगर हम आगे लेकर चलेंगे तो हर सूरत में, और इस वक्त ये रिलेशनशिप नुमाया है कि हम दोनों के साथ काम कर रहे हैं, मिलिटरीली भी कर रहे हैं, काउंटर टेररिज्म पे भी कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पे भी कर रहे हैं। सो एक तो ये बात क्लियर है, एंड यू नो दिस इज अ रियली रियली गुड सिचुएशन। सो अगेन आपने ये जो सवाल पूछा, दिस इज ट्रूली इंपॉर्टेंट। 10 मई के बाद और स्ट्रेंथन हो गए हैं हमारे रिलेशनशिप्स विद द यूएस। चाइना में भी चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है, मेरे ख्याल उन्होंने इंडिया का भी दौरा किया है, पाकिस्तान का भी दौरा कर रहे हैं। ये क्या सिग्निफाई करता है यार? देखिए, साउथ एशिया को एज अ रीजन जो है वो सेटल होना है। ये तो नहीं है कि हमने सारा वक्त जो है ट्रेड नहीं करनी और हमने इसी तरह इस रीजन को चलाना है। ये एक बड़ी अच्छी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है। इसीलिए मैं कहता हूँ 10 मई मैक्रो स्टेबिलिटी, अमेरिका और चाइना के साथ रिलेशनशिप, साउथ एशिया में कुछ सेम्बलेंस, पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है, अब उसका जामिन पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर है जिसको इन्वेस्ट करना है, और हुकूमत अथॉरिटीज को बहुत, जिसे कहेंगे ना, तनदही से और जिसे कहेंगे क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ चेंजिंग द वे वी डू बिजनेस। मतलब अगर फेडरल गवर्नमेंट के कुछ सब्जेक्ट नहीं है वो प्रोविंसेस को दें, प्रोविंसेस से नीचे लोकल गवर्नमेंट्स का कयाम हो। पाकिस्तान को अब अगर अगले 1-2 साल में यू नो द वे वी डू थिंग्स हैज टू बी चेंज्ड। ये जो इंटरनल हमारा बिहेवियर है, हमारा कॉन्स्टलेशन है, इसको तब्दील करना है ताकि आप सेटअप कर सकें, एक स्पेस दे सकें। देखिए, मैं इसकी मिसाल देता हूँ, लोग इसको आसान तरीके से समझेंगे। आप अगर लाइसेंस ना दिया होता और सिर्फ पीटीवी को ही लाइसेंस दिया होता तो आप दोनों की नौकरी ना हुई होती। बिल्कुल ऐसे आप दोनों की नौकरी हुई इसलिए है कि इस सेक्टर को डीरेगुलेट किया और 80 चैनल जो है वो खोलने की इजाजत दी। कई अच्छे हैं, कई सेकंड टियर हैं, कई थर्ड टियर हैं, कई खुल रहे हैं, कई बंद हो रहे हैं। ये होता है एक, जिसे कहेंगे ना, थ्राइविंग इकोनॉमी का साइन कि इतने आपके सामने कैमरामैन हैं, प्रोड्यूसर हैं, आपके एक पूरा सेटअप आया। ये कैसे आया? हुकूमत, अथॉरिटीज ने ये माना कि ये काम सिर्फ पीटीवी का नहीं है। पीटीवी कैन बी अ नेशनल ब्रॉडकास्टर, यस, बट इट कैन नॉट कम्पीट इन द प्राइवेट सेक्टर। अब आपका क्या काम है? आपका काम है आप दुनिया में जाएं, आप पाकिस्तान की तशरीह करें, आप अंग्रेजी का चैनल। ये एक फ्यूचर है पाकिस्तान का, बिल्कुल। इसके लिए अभी बहुत काम पाकिस्तान फंडामेंटल को ठीक करने के लिए जरूरी है करना। ठीक है। अच्छा, यानी फिर लोगों का ये जो खदशा है डॉक्टर साहब कि ये जो ग्रोथ है ये शायद टेम्परेरी है या फिर परमानेंट है ये ग्रोथ, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? या फिर ये टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट हाइप है जो किसी भी वक्त बर्स्ट हो सकती है? ये सब डिपेंड करेगा इस पे कि हमें जो इतना खुशाइन वक्त, इतना खुशाइन स्पेस मिली है, जो कि आई थिंक कि शायद 78 सालों में इतनी अच्छी, जिसे कहेंगे ना, सितारों की कॉन्स्टलेशन नहीं बनी है जो अब बनी है। उसमें आप कैसी ह्यूमन रिसोर्स लाकर ये सारे काम करते हैं। आज भी एनर्जी सेक्टर वहीं पे खड़ा हुआ है जो आज से 2 साल पहले खड़ा था। ब्लीड भी कर रहा है, नुकसानात भी हैं, इनएफिशिएंट भी है, सरकार की तहवील में भी है। क्या हम इसको तब्दील कर पाएंगे? बाकी सबको चले छोड़ दें। क्या आप अगले 3 साल में मुझे एक नया एनर्जी सेक्टर आपकी तरह का कंपेटिटिव दिखा सकते हैं? वो खाका आखिर होगा क्या? अगर आप इस तरह की चीजों को फंडामेंटली ऑल्टर कर गए तो ये जो आपका इस वक्त स्टेबिलिटी है, इसको इन्वेस्टमेंट में तब्दील करेंगे तो ये स्टेबिलिटी रहेगी। अगर ये सब नहीं करेंगे और पाकिस्तान फिर वहीं पे खड़ा होगा कि IMF का प्रोग्राम खत्म हो जाता है। और डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम से अगर नथी रहेंगे तो जो है मईशत हिचकोले खाती रहेगी और यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो अब नई बॉडीज का कयाम आप देख रहे हैं, आपने इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस की बात की थी, तो SIFC के कयाम से कोई फर्क पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम यह है कि चूंकि हमारे अदारे 4 अदारे थे पब्लिक के, पंजाब, KPK, बलोचिस्तान और सिंध में, जिनको PBITs कहते थे, यही इन्वेस्टमेंट का काम करते थे। फिर एक BOI बना हुआ था। इसका मतलब है कि हमने 78 साल में जो ये अदारे बनाए और इनसे काम लिया, हम नहीं सक्सेसफुल हुए। मैंने खुद एक किताब लिखी है, पाकिस्तान की BOI की वेबसाइट पे पड़ी हुई है। पाकिस्तान की वो पहली किताब है कि पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क आखिर ठीक कैसे करना है। अच्छा, ये हुआ। अब हमने उसके ऊपर SIFC बनाई। SIFC का क्या
क्या मतलब था कि जो कबातें आती हैं, वन विंडो ऑपरेशन करें, ये सब चीजें ठीक है, बट इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द फैक्टर। ये तो एक सिग्नल है ना दुनिया को कि यार हम सीरियस हैं, हमने एक अदारा और बनाया है। बात डिसीजन मेकिंग क्विकर हो गई है, एपेक्स बॉडीज हैं, ये सब ये ठीक है, पर बात ये है कि क्या आप स्मार्टर रेगुलेशन जो आज दुनिया में है, अब स्मार्टर रेगुलेशन का भी मेरा ख्याल है कि तसव्वुर ही करना पाकिस्तान में कि वो इतने रिस्पॉन्ड कर रहे हो इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस को, इन्वेस्टर की ज़रूरियात को, उसको समझने के लिए जब तक आप प्रोफेशनल सेटअप्स नहीं ना लाएंगे, ये चीजें उस सतह पर ठीक नहीं होंगी जिस सतह पर ठीक होनी। एज एन इंडिकेटर इट इज अ गुड ओमन कि आप SIFC आपने बनाई है, आप डिसीजन मेकिंग कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्टेनली। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। और जिस तरीके से आपने बता दी, ख्याल की कोई गुंजाइश रह गई है कि हमें समझना है कि किस तरीके से आगे मार्केट ने चलना है और किस तरीके से हमें जो इकदाम है वो करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आपके लिए जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब याद करेंगे बुलबुले पाकिस्तान, पाकिस्तानी मौसीकी की दुनिया भर में पहचान, दिलसोज आवाज़ और सहरंगेज शख्सियत की मालिका नैयरा नूर साहिबा को, जिनको मद्दाहों से बिछड़े 3 साल बीत गए। नैयरा नूर 3 नवंबर 1950 को गुवाहाटी में पैदा हुई। 1971 में PTV के सिलसिलावार खेलों के लिए गीत गाने से अपने बाकायदा फ़न का आगाज़ किया। नैयरा नूर ने रेडियो पाकिस्तान, टेलीविज़न और पाकिस्तानी फिल्मों में ऐसे ऐसे गाने गाए कि वो आज भी कानों में रस घोलते हैं। नैयरा नूर ने मिली नगमों में वतन से अपनी मोहब्बत के रंग भर दिए। नैयरा नूर ने बरसों कबल गुलकारी को छोड़ दिया था, लेकिन उनकी आवाज़ में गाए जाने वाले नगमे, गज़लें, फिल्मी गीत और मिली नगमे आज भी सदाबहार हैं। नैयरा नूर ने behzad लखनवी, इब्न शाह, नासिर काज़मी, फैज़ अहमद फैज़ के कलाम को आवाम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी गुलकारी के लिए हमेशा निहायत खूबसूरत शायरी का इंतखाब किया था और कई दहाइयों पर मुहित करियर के दौरान सैकड़ों मशहूर गानों के साथ नैयरा नूर ने मुतादिद अवार्ड्स और एजाज़ात भी अपने नाम किए। नैयरा नूर को 2006 में तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट था जो हमने उनको दिया। हम ब्रेक पर जाएंगे, आप उनका गीत सुनें। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद, और हम मौसमियाती तगय्युरात से होने वाली तबाहकारियाँ तो आपसे शेयर कर ही रहे हैं। शो के शुरू में भी की थी और अब भी हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन अपने सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें वक़ार अहमद मलिक जो कि शैताई हैं, मोहब्बत करते हैं पहाड़ों से, वो तरीके पूछ रहे हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से कि ये जो जंगलात हटाकर कंक्रीट के जो पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं, कंक्रीट के जंगल बना दिए गए हैं, इसको कैसे रोका जाए और इसके हुस्न को बरकरार कैसे रखा जाए। आइए सबके सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। पहाड़ों के हवाले से बात होती रहती है और पहाड़ों के हवाले से जो तारड़ साहब के साथ बात होती है उसमें ज़्यादातर तनकीदी पहलू होता है, और तनकीदी पहलू इसलिए बजा तौर पे वो दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि हम बहुत सारे मामलात में इंतहाई गफलत बरत रहे हैं, और स्पेशली हम जब हरामोश के जंगल की बात करते हैं, फेरी मेडोज़ के जंगल की बात करते हैं, माहौलियात की बात करते हैं, जिस तरह कंक्रीट के जंगलात, यानी कंक्रीट की जो बिल्डिंग्स और वो सारा जंगल एक उगा हुआ है, और दरियाओं का रास्ता जो है, दरियाओं की जगह जो है उन पर कब्ज़ा किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं लॉन्ग टर्म हमें बहुत ज़्यादा इसके असरात होंगे, और इस हवाले से हम बात करते रहते हैं। आज का जो हमारा मौजूद है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तारड़ साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया तारड़ साहब आपने ज्वाइन किया। आज के हवाले से, जो पहाड़ों के हवाले से एक अच्छी खबर है, और वो ये है कि पाबंदी लगा दी गई है। करीमाबाद में आप नई कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते, आप ये जो बोरत लेक है वहाँ पे नहीं बना सकते, आप अताबाद झील पे नहीं बना सकते। इस चीज़ को आप किस हवाले से, किस तरह देखते हैं? यानी बड़ी खुशाइंद बात है, तो इस पर मैं चाहता हूँ कि आप कुछ तबसरा करें। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्योंकि हुंजा वाले ज़्यादा कॉन्शियस हैं बाकी लोगों से, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, होशियार भी हैं, चुनांचे मेरा ख्याल है कि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि ओवर कमर्शलाइजेशन हो गई। सही। और उसकी वजह से न सिर्फ माहौल को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि वहाँ पे जो टूरिज्म है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि लोग जाते हैं और मतलब वहाँ से 50,000 से लेके आम टूरिस्ट तो जा नहीं सकता। जी जी। वहाँ पे रिच पार्टी आती है और उनको कोई ख्याल नहीं होता कि ये है क्या फॉर देम, क्योंकि दे पेड द मनी, सो दे फील इट इज देयर राइट कि वहाँ से जो भी खुबानियाँ तोड़ें, शाखें तोड़ें, जो मर्जी करें।
तो बड़ी खुशाइंद है ये कि भाई वहाँ पे मज़ीद कंस्ट्रक्शन पे पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि सिर्फ ये हुंजा तक ना रहे, इसको बाकी पूरे गिलगित बल्तिस्तान पे लागू किया जाए। कैसे है ना कि फलां चीज़ लागू कर दी जाएगी, तो ये करने वाली ये चीज़ लागू कर दें। और जो बने हुए हैं, यानी मंजर जो है, तरशिंग में मैंने एक जो तस्वीरें देखी, वो तरशिंग छुप गया सारा जी। वो नांगा पर्वत बेचारी ज़रा क्योंकि ज़्यादा बुलंद है, वो दिखाई देनी है तो देती रही, लेकिन उसका जो मैस एक मंजर था वो ख़त्म हो गया। अभी एक रिसेंटली मेरे दोस्त हैं अनवार, वो गए शिवसर झील देवसाई, कह रहे सर एक बुरी खबर है। मैं कि किसके बारे में? क्योंकि ऑलरेडी जो है बड़ा पानी, उसमें तो ग्लम्स वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, टेंट वगैरह। कह रहे शिवसर झील के किनारे कंस्ट्रक्शन हो रही है। अच्छा, शिवसर झील के किनारे? और वहाँ मुझे नहीं मालूम कि वो क्या बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं क्या। अच्छा, मैं अगेन इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, मसला ये है कि उनकी लोकेशन जो है, यानी अगर आपने वहाँ पे बनाना है तो किसी ऐसी जगह बनाएं जिससे व्यू उसका मजरू ना हो। वो ये नहीं होता। वहाँ लोगों की ज़मीनें जी, और ये ज़मीनों के उनके पास कागजात कम ही होते हैं, वो सदियों से चली आ रही। अब एक बंदे के पास शिवसर लेक के किनारे की सारी ज़मीन, वो उसका हक समझता कि मैंने यहाँ पे बनाना और मैं बनाऊँगा। जी बिल्कुल। चुनांचे इसी तरह बहुत सारे, अब मैं ये एंडलेस फेरी मैडो को क्या हुआ आप देख सकते हैं कि फेरी मैडो इज टोटली फुल ऑफ कंस्ट्रक्शन, और उसमें क्योंकि हमने पहले देखा हुआ शायद इसलिए हम मिस करते हैं। तो इसी तरह ही जो सैफुल मलूक का हाल हुआ, सैफुल मलूक जो है इज वन ऑफ द मोस्ट डर्टी लेक्स राइट नाउ। यू कांट, मतलब उसके करीब जाते हैं तो बू शुरू हो जाती है, और उसमें आप जानते हैं कौन कौन इन्वॉल्व, इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं कि आप उनका कुछ नहीं कर सकते, और सबको हिस्सा पानी वो पहुंचता है। तो शिवसर लेक जो है, अब मेरा ख्याल है उसका ये भी हाल होगा। तो अगर आप एक्सटेंड नहीं करेंगे इस बैन को, तो फिर वही है कि भाई एक कंक्रीट का जंगल पर वहाँ पे होगा, जो ओरिजिनल है वो उसके पीछे गायब हो जाएगा। अच्छा तार साहब, बाकी तो झीलों के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो बिल्कुल हो रहा है, लेकिन ये बोरत झील जो है इसके साथ तो चले, ये एक अच्छी खबर है कि कम से कम यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है ये ख़त्म कर दी गई है। बोरस लेक जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पानी का मजमुआ है, लेकिन इसके बावजूद उसमें एक अलूफनेस जो है बोरस लेक की वो अलग, और मेरा ख्याल है कि वाहिद लेक है जहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो भी उतरते। जी बिल्कुल ऐसे ही, सैफुल मुल्क पे नहीं उतरते। वहाँ पे जितनी लेक्स आप जो मशहूर हैं नॉर्थ की, आई डाउट के वहाँ पे कोई परिंदे उतरते हो, हमने नहीं देखे, लेकिन बोर्ड पे उतरते। और वहाँ भी उसी तरह कंस्ट्रक्शन कि जी इसमें स्पीड बोट चला रहे हैं, आपने देखा नहीं कि लेक्स में स्पीड बोट चल रही हैं, शोर मचा हुआ है, पानी अथल पथल हो रहा है। अताबाद लेक में जो हुआ वो आपके सामने, कि एक फॉरेनर ने शिकायत की कि जी ये सारा जो है इसमें पूरा पोल्यूटेड जो टॉयलेट्स का है सारा वगैरह वो लेक में शामिल हो रहा, बाकायदा लेक का रंग तब्दील हुआ। और ये मतलब है कि ओवर कमर्शलाइजेशन के नतीजे हैं कि कोई पूछता तक नहीं है। अब अताबाद झील भी जो है, आप उसके किनारे देखें कितने होटल बने हुए, और मैं तो इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि इस किस्म के लेक्स में आप मत चलाएं जो मोटर बोट्स हैं। मतलब ये खामोशी की झीलें हैं, ये सुकून की झीलें हैं, ये कुदरत की झीलें हैं। वहाँ जाके इंसान उसमें नेचर में मजलम हो जाता है। अब मैंने अगले रोज़ देखा कि अपर कुचूरा में जनाब मोटर बोटें चल रही। अपर कुचूरा वाज सो क्वाइट। तार साहब ये भी है कि जो सहरा है, डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है जो स्कर्दू का, यहाँ पे स्कूटर्स और सफारीज और जीप्स और शोर और
यहाँ पे एक नई चीज़ ये आ गई है, और मतलब वो जो एक मासूमियत थी, वो जो एक नामालूम का शहर था, वो जो खूबसूरती थी, वो तमाम एक साइड पे चली गई। यहाँ से स्कर्दू से जब आप शिगर जाते, मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली वैसे ही रहे हो, वहाँ पे कोई पहले दरख्त नहीं था। अब पहले तो एक पता नहीं कटरा डेजर्ट आ गया, एक कोल डेजर्ट आ गया, एक पता नहीं उन्होंने नाम वाम रख लिए टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए। वहाँ पे वो पता नहीं 25,000 रुपया लेते हैं वो ऊपर पैराग्लाइडिंग के लिए, और उसमें जीप सफारी हो रही है। जस्ट इमेजिन, वो ऐसा डेजर्ट नहीं है भाईजान जिसमें जीप सफारी हो। वो आपने कॉपी की दुबई वगैरह से, वहाँ सैंड ड्यून्स है ऊपर नहीं। ये एक खामोश सा प्यारा सा डेजर्ट है, छोटा सा एक हिस्सा है, उसको सारे को पलूट कर दिया गया। और आखिरी बात कि मैंने पहली मरतबा स्कर्दू से शिगर जाते, यही जो कोल्ड डेजर्ट जिसको आप कहते हैं, तो मतलब एक पता नहीं डेजर्ट तो कोल्ड होते हैं, रात को बहुत कोल्ड होते हैं सारी, लेकिन बात और इसको अब वो नाम दिया गया है। मेरे जहन में एक तस्वीर है कि हम वहाँ से चलें, और मुझे नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, आगे शकोले वगैरह जा रहे हैं कहीं, तो एक सड़क है और बहुत ज़्यादा वो नहीं है उम्दा, उसके ऊपर हमारी वैगन जा रही है और इर्द गिर्द वो डेजर्ट। अमेजिंग साइट, कोई शय नहीं इर्द गिर्द। और वो शख्स जो वैगन ड्राइवर है वो रुकता है एक दो जगह, और वहाँ कोई आटे के थैले, घी के टीन, चाय के डब्बे वगैरह रख के। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? कह रहे कि साहब इधर गांव है ऐसे जो वो स्कर्दू नहीं जा सकते शॉपिंग के लिए, तो मैं उनके लिए ले आता हूँ और यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो मैंने कहा कि ये कब उठाएंगे इनको? कहेंगे जब भी उनको मौका मिले, कल परसों आ जाएंगे। तो मेरे ज़हन में जाहिर है बकिया पाकिस्तान था, तो मैंने कहा कि यहाँ उठा के नहीं लेके जाते। ये सवाल उसकी समझ में नहीं आया कि साहब ये उनके लिए वो कोई कौन उठाएगा। अब वहाँ पे अब पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, 4 व्हीलर दौड़ा रहे हैं, वो कहाँ गई उसकी मासूमियत या जो कमारपन था। और वो जो मैं बात जो मैं शुरू की मैं भूल गया, वही सड़क इर्द गिर्द वो डेजर्ट, उसके सामने चट्टानें। मैंने जिंदगी में पहली बार एहसास मुझे हुआ कि किसी भी एनिमल को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में देखना कितना बड़ा तजुर्बा है। पहले मुझे नहीं पता, चिड़ियाघर में देखे हुए थे, तस्वीरें देखी हुई थी वगैरह। उन चट्टानों पे 2 मारखोर खड़े थे, 2 से 3, और वो जिस शान से खड़े हुए थे और सूरज उस वक्त मतलब है कि खास एंगल पे था उनके, दे लुक्ड गोल्डन गॉड्स, जैसे ग्रीक गॉड्स नहीं होते, ये उनकी शान थी। आपका क्या ख्याल है कि वो मारखोर वहीं ही खड़े रहेंगे जब वो देखेंगे कि ऊपर वहाँ पे जीपें चल रही हैं और उसके ऊपर जहाज गुजर रहे हैं? सैड। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि अगर आपको याद हो तो पीटीडीसी ने अर्ली 80s में एक तस्वीर थी देवसाई की, जिसके ऊपर एक हैंगिंग ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज है, और उसके ऊपर एक जीप है, और वो लोगों के जहनों में बैठ गई देवसाई की वो जो शक्ल है। और आज जब हम उस ब्रिज की जगह एक कंक्रीट का ब्रिज देखते हैं, आज हम जब देवसाई में बेतहाशा ट्रैफिक देखते हैं, बल्कि यहाँ तक कि वहाँ पे कोई फेस्टिवल कराने की भी कोशिश की गई, और इसके साथ साथ पूरा जो जीबी के अंदर जो चीज़ें मुतासिर तो हो रही हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे करीमाबाद या जो अताबाद झील है या बोरित है, इसके अलावा भी इस मामले को जिस तरह तार साहब ने कहा है बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है। और अगर हम आज सेव कर लिया हमने तो कर लिया, वंस अगर ये चीज़ें ख़राब हो गई और ऐसा कोई मल्टीप्लायर लग गया तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इस जो तब्दीली है, जो कि बुरी तब्दीली है, इसको हम रोक पाएंगे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, अभी एक्सप्रेसो में हमारे साथ एक नन्हे मुन्ने से मेहमान मूसा बिन उमर मौजूद है। उन्होंने अपनी मेहनत और जहानत से सबको हैरान कर दिया है। जी हाँ, सिर्फ
9 साल के मूसा बिन उमर ने कैम्ब्रिज ओ लेवल के इम्तहानात में फ़िज़िक्स और मैथ जैसे मुश्किल तरीन मज़ामीन में शानदार A ग्रेड्स हासिल किए हैं। इतनी कम उम्र में ये कारनामा वाकई सबके लिए एक मिसाल है और ये इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। और मज़ीद मूसा से ही बात करते हैं, उनकी इस मेहनत और इस कामयाबी का राज क्या है। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? यस। अच्छा, आप ये बताएं, इतनी छोटी सी उम्र में आपने 2 A ग्रेड्स हासिल कर लिए, कितने खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। I am very thankful for everyone who supported me and I request that everyone remembers me in their prayers. ओके, अच्छा मूसा, मुझे ये बताएं कि आप छोटे से हैं, इतनी कम एज में ओ लेवल्स के पेपर्स जो है वो देने के लिए आपको किससे मोटिवेट किया? घर वालों ने किया या टीचर्स ने किया या खुद आपने कहा कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं कर सकता हूँ, तो आपने ये पेपर्स दिए? I was motivated by my father. I was already being double promoted. I was doing 2 classes in 1 year and he encouraged and motivated me to do O levels, and along with that my teachers also encouraged me that I can achieve my goals. राइट, तो आप कितनी रोजाना पढ़ाई कितनी करते हैं? दिन और रात में कितनी देर पढ़ते हैं आप? I study the same routine as a normal student with 3 hours extra in the evenings. So I study normal school hours from 7:30 to 2:30 and I study from 6 o'clock to 10 o'clock in the evening. ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा मूसा, मुझे ये बताएं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी बहुत सारे जो बच्चे आपकी एज के हैं आपको देखकर, क्या आपने कोई क्लासेस भी स्किप की हैं? या जिस तरह आपने कहा कि आपने 2 क्लासेस एक साल में पढ़ी हैं, आप माशाल्लाह इतने ज़हीन हैं और उसके बाद अब आप ऑल लेवल्स में पहुंच गए, ऐसा ही है? Yes. राइट, तो किसी गेम में भी दिलचस्पी रखते हैं आप? कौन सा खेल खेलते हैं? I am very fond of chess, which I have learned from my father, and I am also into e-gaming, particularly FIFA, and along with that I am very fond of novels, Harry Potter and the 40 Rules of Love. Nice. ज़बरदस्त। 40 Rules of Love by Alif Shafak. Yes. ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मैथ्स है और फिज़िक्स है, ये वो 2 सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चों को बड़े मुश्किल लगते हैं। जो आपकी उम्र के बच्चे, उन्हें तो बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहे होंगे, मेरा तो यही ज़ाती ख्याल है, लेकिन जो कर रहे होते हैं उन्हें भी बड़े मुश्किल लग रहे होते हैं। तो आपके ये फेवरेट सब्जेक्ट्स कैसे हो गए? क्या ये दोनों आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं और इनमें आपको पसंद क्या है? Math and physics aren't difficult for me. I have a special interest in physics because of its relation to our daily life. अच्छा, तो इस वजह से आपको ये करना भी आसान लगा और आपने यही 2 सब्जेक्ट जो है वो चूज किए? Yes. अच्छा, जब आपको रिजल्ट मिला, आपको पता चला कि आपने 2 मज़ामीन में A ग्रेड हासिल किया है, तो आपके ज़हन में क्या आया? I was very happy and I was very thankful to Allah for this result. ज़बरदस्त। अच्छा मूसा, आपके फ्रेंड्स सर्कल में क्या आपकी तो बड़ी वाहवाह हुई होगी, सब बड़े इम्प्रेस हो गए होंगे आपसे? Yes. अच्छा, आप इंतहाई महदूद जवाब हमें दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्कूल जब आप गए और जब पता चला स्कूल में आपके टीचर्स को, जिन्होंने आपके लिए इतनी एफर्ट की थी आपके A ग्रेड्स के बारे में, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो भी बहुत खुश थे। राइट, तो मूसा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़ा होकर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, डॉक्टर कैंसर थ्रू सर्जरी। अरे वाह, बड़े। Because my grandfather and my grandmother died of cancer and my grandmother died right before my eyes, so I want to become a surgical oncologist to save lives. इंशाल्लाह आप ज़रूर बनेंगे और जितने आप ज़हीन हैं उसे तो आप ज़रूर बन जाएंगे। जो आप बनना चाहते हैं, जो आपके ख्वाब हैं, हम दुआ करेंगे वो सब पूरे हो। अच्छा मूसा, आपकी एज के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता, वो सारा दिन गैजेट्स के पीछे लगे रहते हैं, वीडियो गेम्स और मोबाइल्स पर, उनके लिए कोई मैसेज है आपके पास? I have a message
don't underestimate whatever you can achieve, especially if the right people believe in you. बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मूसा बिन उमर हमारे साथ मौजूद थे और देखें बड़ी मुश्किल से हमने उन्हें बुलवा ही लिया। ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है लाइव बैठकर। हमारे बच्चों की अचीवमेंट्स तो डेफिनेटली होती हैं, लेकिन उस अचीवमेंट के लिए उनसे बात करना या करवाना ऑन एयर बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। लेकिन फिर भी ये जी हमारा टैलेंट है, हमारा फ़ख्र है, हमने बात करवानी थी, आपसे मुलाकात करवानी थी, वो हमने करवाई। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक। खेल की बात करते हैं। पाकिस्तानी T20 टीम के दरवाजे बंद होने के बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जिन्हें एक अरसे तक टीम की रीढ़ की हड्डी समझा जाता रहा, अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में तनज़ली का सामना कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है, जिसमें एक कैटेगरी मुकम्मल तौर पर खाली है, कोई शामिल नहीं है, जबकि बाबर और रिजवान को तनज़ली के बाद बी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। और PCB के मुताबिक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान तनज़ली के बाद ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में चले गए हैं। दीगर खिलाड़ियों में शाहीन आफरीदी, फखर जमान, शादाब खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा भी बी कैटेगरी का ही हिस्सा हैं। और PCB इलामी के मुताबिक परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैटेगरी B, C और D में 10-10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक लागू होंगे। और दूसरी जानिब एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान और भारत दोनों ने अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है, जहां पाकिस्तान की क़यादत सलमान अली आगा के सपोर्ट की गई है, जबकि भारत की कमान सूर्या कुमार यादव करेंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE की जो ट्राई सीरीज़ है वो 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में खेली जाएगी, जबकि एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा। क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट में एक नए दौर की शुरुआत है? क्या रिजवान का अहद खत्म हो चुका है? इस पर हमने बात करनी है। और हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आपको भी सुबह बखैर हो हिना और अली को भी। मैं बिल्कुल बस ठीक हूँ, लेकिन मेरा शहर कराची बिल्कुल डूब गया है पानी में। बड़ी बात करने जा रही थी आपसे कि जो आपका शहर है वो बड़ी बुरी तरह से डूबा हुआ है और इस वक्त की जो सूरत हाल है आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, तो जरा बताइएगा प्लीज। बहुत बुरा हाल है ना। जो लोग गए थे ऑफिसेज में वो रात को 1-1, 2-2 बजे वापस पहुंचे। हर तरफ पानी पानी, गाड़ियों के अंदर पानी आ गया, मोटरसाइकिलें बंद हो गई, एक अजीब केओस है। और ये शहर जो पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहलाता है, इस शहर में बड़ा बुरा हाल है। दुआ करें, कोशिशें तो जारी हैं कि किसी तरीके से जो पानी जमा है, रात भर में जो पानी जमा था उसको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। दुआ करें। करंट लगने से बड़ी अमवात हुई हैं, लोगों को कहा गया है कि एहतियात करें, अपने घरों से बाहर न निकलें। और आज आम तातील भी है कराची में। मिर्जा साहब, दुआएं तो डेफिनेटली हम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, खासतौर पे जो जहाँ पर इस तरह की सूरत हाल हुई है, जिन जगहों पर, जिन शहरों में। ये बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल बनी है, आपके ख्याल में इसका हल क्या है? क्यों लैग कर रहे हैं अभी तक? क्यों हम इसी चीज़ में फंसे हुए कि जब ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है, और इसी फिनोमेना के पीछे हम ये कहते हैं कि ये नेचुरल चीज़ें हैं और जब ज़्यादा बारिश होगी तो पानी तो इकट्ठा होगा ही। इसका हल यही है ना कि जो पैसा मिलता है उस पैसे को प्रॉपर तरीके से खर्च किया जाए, बजाय इसके कि उस पैसे को हड़प कर दिया जाए या फिर नेग्लिजेंसी शो की जाए कि नहीं जी बस जब बारिश आएगी जब देखा जाएगा। कराची में मुख्तलिफ बड़े बड़े नाले हैं, उन नालों को उनकी सफाई का काम हालांकि मुर्तजा वहाब नौजवान मेयर कराची उन्होंने कहा था होगा, लेकिन बात चीजें ऐसी हैं जो पछे पर्दा कुछ हाथ ऐसे हैं कि जिनकी वजह से ये मामला नहीं हल हो पा रहे। और कराची में सिर्फ और सिर्फ पैसे की रेल पेल है कि कहीं से भी पैसा कमा लिया जाए। शहरियों को आप देखें ना कि अगर हमारी देखें आप, हम गैस भी अपना सिलेंडर खरीदते हैं, गैस बंद हो जाती है, पानी हम अपना खरीदते हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से बिजली के लिए हमने अपने सोलर लगाए हुए हैं, तो बचा क्या फिर? कि कौन सी जिंदगी है ये? बिल्कुल मिर्जा साहब, नलों में पानी आता नहीं है और सड़कों से जाता नहीं है। तो ये बताएं, आपकी पिक्चर मेमोरी है, आपने कराची को हमेशा ऐसे ही देखा है कि जो अभी हुकूमत दावे करती है कि कुछ बेहतरी हुई है और अब ये आसमानी आफात है? नहीं, ये अली पहली दफा हुआ है कि जो मैंने इस तरह कराची को डूबते देखा है कि हर जगह चले, कुछ इलाके जहां पर नाले बंद है चले वहां पानी जमा था, लेकिन पूरा शहर केओस मचा हुआ था। पॉश एरिया डिफेंस का वहां से आप ले लें, उसके अलावा जो मजाफाती इलाके उन बेचारों का तो कोई वाली वारिस नहीं, उनका तो कोई पूछने वाला नहीं। फिर जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं शहर की, शारा फैसल जो मेन सड़क है जो कराची की
तमाम इलाकों को मिलाती है, उस सड़क पर भी इतना पानी था। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला खैर करे। अल्लाह ताला खैर करे। बिल्कुल ठीक। बल हम यही दुआ करेंगे कि कराची का भी कोई वाली वारिस हो और जागे और इसकी ज़रा सूरत हाल का ख्याल रखे। वैसे वाली वारिस से तो हमें याद आया मिर्जा साहब, वाली वारिस तो आजकल हमें रिजवान और बाबर का भी कोई नहीं नजर आ रहा। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान हुआ है, कैसे देखते हैं आप? बस आपने जो है ना बात की ना बाबर और रिजवान की, लगता है कि अब वो पर्सोना नॉन ग्रेटा बन चुके हैं और उनके ऊपर से जो उनके सरपरस्त थे उन्होंने हाथ हटा लिया है। और बाबर तो अभी खेल सकता है, 30 बरस का है बाबर और उसने परफॉर्मेंसेस दी हुई। चले रिजवान को मैं मानता हूँ 33 बरस के हो गए, कई विकेट कीपर्स आ रहे हैं, लेकिन बाबर आजम को बिल्कुल सी नजरअंदाज कर देना ये ज्यादती है। आप इस टीम के तमाम बैट्समैनों को, हालांकि मैं बाबर का बड़ा नाक़िद रहा हूँ, लेकिन आप इस टीम के तमाम बैट्समैनों को एक तरफ रखें और बाबर आजम को एक तरफ रखें। बाबर आजम की फॉर्म बेशक खराब है, लेकिन वो बेहतरीन बैट्समैन है, इन तमाम बैट्समैनों में बहुत अच्छा बैट्समैन है। अब ये ज्यादती है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि हमने जो है ए कैटेगरी खत्म नहीं की है, लेकिन कोई खिलाड़ी ए कैटेगरी में आने के काबिल ही नहीं था, तो फिर कौन आएगा ए कैटेगरी में? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। बी कैटेगरी में भी ये तकरीबन 52 लाख रुपए दे रहे हैं खिलाड़ियों को पर मंथ। तो अली आप एंकरिंग छोड़े और आप मैं भी सर सोच रहा हूँ, लेकिन मेरी उम्र गुजर गई है तो आप जाना जरा मुश्किल है। मुझे ये बताइएगा कि अभी बाबर की आप कह रहे हैं कि उम्र 30 साल है, वो खेल सकते हैं, लेकिन जो उनकी कारकर्दगी रही है उसके ऊपर कई लोग कहते थे कि बाबर जो है वो बड़े मैचेस के प्लेयर नहीं हैं, बल्कि वो छोटे छोटे मैचेस में स्कोर करके जो है अपनी ये पोजीशन बरकरार रखे हुए थे। आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, बैड पैच हर बैट्समैन पर आता है। ग्रेट सर विवियन रिचर्ड्स पर बैड पैच आया, ग्रेट जावेद मियाँदाद पर बैड पैच आया। दुनिया के कई खिलाड़ी जिनका बैड पैच आता है, अगर बैड पैच आया तो आप उसको सपोर्ट करें ना कि ठीक है बाबर ने आखिरी सेंचुरी, विराट कोहली का बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो आप माशाल्लाह क्रिकेट की भी एक्सपर्ट हो गई हैं। और जो बैड पैच जिस तरीके से बैड पैच जब आता है तो खिलाड़ी को सपोर्ट किया जाता है कि भाई ठीक है, आप जो है ना, आप हिम्मत ना हारें, आप अपनी टेक्निकल जो खामियां उनको दूर करें। अब माइक हैसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जी वो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल रहे, उनकी खामियां दूर करने की जरूरत है। तो आपको किस लिए रखा है हजारों डॉलर्स महीना लेकर? आप ठीक करें ना उसकी खामियां। और वो इतना बड़ा बैट्समैन है। बाबर आजम के बाद मुझे बता दें कि कोई ऐसा बैट्समैन नजर आ रहा है? साहिब अयूब है, वो पैचेस में रन्स करता है, वो इतना कंसिस्टेंट नहीं है। साहबजादा फरहान के बारे में क्या ख्याल आपका? साहबजादा फरहान को मौके मुसलसल नहीं मिले, अगर उसे मुसलसल मिले उसमें पोटेंशियल है। मुझे याद है 31 मई 2015 को बाबर आजम का जो पहला T20 था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो मैंने कराची से आकर कवर किया था और उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि लड़का आने वाले दिनों में पाकिस्तान का सुपर, इस वक्त तो वही सुपर स्टार है। लेकिन अब सोचना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, और इस तरह से खिलाड़ी का जो है ना कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अगर आप फर्ज कीजिए खुदा न खास्ता पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं करता ट्राई सीरीज में और फिर एशिया कप में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो क्या आप बाबर को वापस लेकर आएंगे? बहुत सारी चीजें, फिर T20 वर्ल्ड कप होने वाले अगले साल फरवरी में, तो बहुत सारी चीजें मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को इस हवाले से सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, जिस तरह से ए कैटेगरी को मिर्जा साहब खाली छोड़ा है, तो फिर तो हम इसको भूल ही जाए, ना परफॉर्मेंस होगी और ना कैटेगरी में कोई नाम आएगा। तो मुझे ये बताएं कि इस बार के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें आपको मुकम्मल तौर पर कोई शफाफियत नजर आई है, या फिर यहाँ भी पसंद और नापसंद पर मबनी लगते हैं फैसले? देखें है ना, दो आदमियों के नाम पर लोग कह रहे हैं। हसन अली को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बी कैटेगरी में खड़ा कर दिया, एक ही लकड़ी से सबको हाँक रहे हैं। हाँ। बाबर आजम भी बी कैटेगरी में और हसन अली भी बी कैटेगरी में। शादाब खान जो गुज़िश्ता बरस जब वर्ल्ड कप हुआ था वापस आए थे, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ उनकी कारकर्दगी रही, उनके कंधे का ऑपरेशन हुआ, उनको भी बी कैटेगरी में रखा गया। और एक नौजवान विकेट कीपर बलोचिस्तान का हसीबुल्ला, जिसने पाकिस्तानी टीम के साथ गुज़िश्ता बरस दौरा किया था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, वो पाकिस्तानी टीम से बाहर है। तो आपकी कंसिस्टेंसी क्या है? आपकी मुस्तकिल मिजाजी तो नजर नहीं आ रही। जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है, और मुझे तो यही लग रहा है इसमें। बिल्कुल। तो मिर्जा साहब, ये जो अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको लगता है मुकम्मल शफाफियत है, कोई मेरिट पर फैसले हुए हैं, या इसमें कोई फैसले जाती पसंद नापसंद पर भी मबनी लगते हैं आपको? देखिए, वही हिना के सवाल के जवाब में मैंने कहा कि कुछ ऐसे फैसले हैं कि जिन पर सवाल उठ रहे हैं। अब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किसने बनाया? आकिब जावेद ने, जो इस वक्त गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर है,
और उनके साथ माइक हैसन ने, तो आखिर उन्होंने ये देखा होगा और परफॉर्मेंस देखते हैं खिलाड़ियों की कि क्या कामरान गुलाम कहाँ चला गया, उसने अपने डेब्यू में 100 किए थे, उसको डी कैटेगरी के लायक भी नहीं रखा गया। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, मैं ऐसी एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि जो खिलाड़ी बेचारे जो परफॉर्म करते थे वो बाहर हो गए। ये समझ में नहीं आता क्रिकेट बोर्ड की हिम्मत। अच्छा, एशिया कप पे मिर्जा साहब इसका कितना असर पड़ेगा ये बताएं। देखिए, एशिया कप से पहले है ना 29 अगस्त से सीरीज शुरू हो रही है, ट्राई सीरीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई। और आपको पता है यूएई ने अपने मुल्क में बांग्लादेश को भी हराया था जो T20 सीरीज हुई थी। तो यूएई, अफगानिस्तान टफ पाकिस्तान के अपोनेंट साबित होंगे और इस कारकर्दगी का असर एशिया कप पर पड़ेगा। 14 सितंबर को एशिया कप है, भारत ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। सूर्या कुमार यादव, शुभमन गिल, अब की विराट कोहली तो नहीं होगा, ना ही रोहित शर्मा होंगे, जसप्रीत बुमराह भी उनकी में तो टफ होगा। डिपेंड करता है इस रिजल्ट पर। ट्राई सीरीज में अगर पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो मोरल अप होगा। और फिर भारत के खिलाफ 14 सितंबर को पाकिस्तान का मैच है। आप लोग भी इतवार के दिन छुट्टी मनाएं, बच्चों के लिए बर्गर बना के बैठे हैं ताकि वो एंजॉय करें और अच्छा, ये होगा भी नहीं क्योंकि इंडिया की तरफ से वैसे हर बार ही कुछ खबरें मिर्जा साहब आ जाती है सामने। और ये बताइएगा कि ये जो सलमान अली आगा जो बामुकाबला सूर्य कुमार यादव, आपको क़यादत के लिहाज से कौन बेहतर लगता है? पहले मैं हिना के सवाल का जवाब दूं कि जो खबरें आ रही हैं, आप देखें कि पहले भारतीय पार्लियामेंट में भी बड़ा शोर हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेले, भारतीय मीडिया भी बहुत प्रोपेगेंडा करता रहा, लेकिन अब वो झाग की तरह बैठ गया है क्योंकि टीम का ऐलान हो गया। अब वो ये कहानी सुना रहे हैं कि भारतीय टीम को नहीं खेलना चाहिए। आईसीसी का इवेंट नहीं है, एसीसी का इवेंट है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मादी में भी कुछ टीमें नहीं खेली हैं, तो अभी भी वो कहानी अपनी कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है। और सलमान अली आगा की जहां तक आपने बात की, गुज़िश्ता साल नवंबर में उन्होंने अपना T20 डेब्यू किया। वो खुद बॉलिंग कराते हुए डरते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है T20 में। माना वो टेस्ट के बड़े जबरदस्त प्लेयर है, वनडे में भी कुछ अच्छा परफॉर्म किया है। और सूर्या कुमार यादव तो इस जमाने में नंबर 1 बैटर रहा है T20 क्रिकेट में। भारत की टीम मजबूत और मुतवाज़िन है। IPL से उनके पास लड़के आते हैं, हमारे पास लड़के आते हैं पसंद नापसंद की बुनियाद पर, और आते हैं और चले जाते हैं। तो अब देखें क्या होता है। लेकिन जहां तक हिना ने पूछा ना कि वो जो असर तो जरूर पड़ेगा है ना, भारतीय मीडिया आखिरी लम्हे तक प्रोपेगेंडा कर रहा है 14 सितंबर से पहले तक। अब पाकिस्तानी टीम आज रवाना हो रही है दुबई, वहां पर वो ट्रेनिंग सेशन करेगी और फिर 29 तारीख से टूर्नामेंट शारजा में शुरू होगा पाकिस्तान वाला। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, काफी डिसहार्ट हुए हैं रिजवान और बाबर के फैंस, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, उनके तो जो PR एजेंट है वो तो बड़े अच्छे तरीके से बाबर के मामलात को हैंडल कर रहे हैं कि आईफल टावर की तस्वीर लगा देते, कभी कुछ लगा देते। रिजवान का मुझे लग रहा है कि रिजवान का T20 कैरियर है ना अब खत्म होता नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि टेस्ट में वो खेलते हैं या नहीं खेलते, लेकिन बाबर में अभी भी बहुत पोटेंशियल है और बाबर के साथ ज्यादती हुई है। लोग बड़े दिल बर्दाश्त है, जो उनके नाकदीन थे, जो तनकीद करते थे, वो भी दिल बर्दाश्त है कि यार गलत बात है कि एक ही प्लेयर हमारे पास है। ठीक है, बैक पैच है, अब उसकी सियासत भी आपने खत्म कर दी, कप्तानी से भी हटा दिया, दीवार से लगा दिया, फिर भी आप उसको अगर ना रखें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में भी और टीम से भी बाहर कर दें तो ये ज़्यादती है। बिल्कुल, जिस तरह फैंस दिल बर्दाश्त है, मिर्जा साहब भी कह रहे हैं कि बाबर को दीवार से यूं नहीं लगाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आपने गुफ्तगू करते हुए इसकी सारी सूरत हाल हमारे सामने रखी। ब्रेक पर जाएंगे। नाज़रीन, जंग का मैदान हो या दुश्मन की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें, पाकिस्तान की जो पाक फ़ज़ाई है उसने हमेशा मुल्क और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। वतन अजीज़ की इज़्ज़त और हुर्मत पर अपनी जान निछावर कर देने वाले पाक फ़ज़ाइया के जवान राशिद मिन्हास की आज 54वीं बरसी मनाई जा रही है। एक शख्स के लिए सबसे बड़ा एजाज़ अपने आप को मुल्क के लिए कुर्बान कर देना और कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरना है। ये वो अल्फाज हैं जो राशिद मिन्हास की डायरी में दर्ज थे और तारीख का हिस्सा बन गए। जी हाँ, वही राशिद मिन्हास जिन्होंने 20 अगस्त 1971 में एक गद्दार को उसके नापाक इरादों समेत मिट्टी में मिला दिया, खुद हमेशा के लिए अमर हो गए। कराची में पैदा होने वाले राशिद मिन्हास ने 17 साल की उम्र में पाक फ़ज़ाई की रिसालपुर अकेडमी में बतौर फ्लाइंग कैडेट दाखिला लिया। 1971 में राशिद मिन्हास ने अकेडमी से जनरल ड्यूटी पायलट की हैसियत से ग्रेजुएशन की और उन्हें कराची में PAF बेस मसरूर पर पोस्ट किया गया ताकि लड़ाका पायलट की तरबियत हासिल कर सकें। 20 अगस्त 1971 को ज़ेर तरबियत पायलट की हैसियत से राशिद मिन्हास T-33 जेट ट्रेनर को उड़ाने वाले थे जब बंगाली पायलट इंस्ट्रक्टर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतियुर रहमान भी उनके साथ सवार हो गए।
दौरान परवाज मुतीउर रहमान ने राशिद मिन्हाज को सर पर ज़रब लगाकर बेहोश किया और परवाज का कंट्रोल संभालकर तैयारी का रुख हिंदुस्तान की जानिब कर दिया। उस वक्त जब हिंदुस्तान का फासला 40 मील रह गया, राशिद मिन्हाज को होश आया तो उन्होंने तैयारे को अगवा होने से बचाने की ठान ली। नौजवान पायलट के पास अपने तैयारे को हिंदुस्तान ले जाने से रोकने का एक ही रास्ता था, उन्होंने वही इख्तियार किया। तैयारे का रुख ज़मीन की तरफ मोड़ दिया और सरहद से महज 32 मील दूर तैयारे को गिराकर अपनी जान पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दी। ये एक लम्हे का अजीम फैसला था जो राशिद मिन्हाज को शहादत की बुलंदियों पर ले गया। उनकी इस जुर्रत और बहादुरी को सराहते हुए उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया और वो निशान हैदर का एजाज़ हासिल करने वाले सबसे कम उम्र और पाक फ़िज़ाइया के पहले ऑफिसर हैं। आज पूरी कौम इस नौजवान की बहादुरी और शुजाअत पर फ़ख्र करती है और बिल्कुल हम अपने शहीदों का कर्ज कभी नहीं चुका सकते हैं। कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लिए, पूरी कौम के लिए, वो हमेशा इसी तरह से याद रखी जाएंगी। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।